धन्यवाद। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि आप सबको ये सेशन भोजन के बाद इमीडिएटली सुनना पड़ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा ज़्यादा ना खिंचाऊँ और थोड़ा इंटरेस्टिंग रखूँ। ये टॉपिक जो प्रदूषण है, प्रदूषण, पर्यावरण, ये आज की डेट में यहाँ क्यों डिस्कस हो रहा है, सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आज जहाँ हम भारत राइजिंग की बात कर रहे हैं, ये इससे क्यों लिंक्ड है। क्यों हम प्रदूषण या पर्यावरण पर अलग से बात नहीं कर रहे, इसको भारत राइजिंग से क्यों जोड़ रहे हैं। भारत राइजिंग के लिए अगर भारत को राइज करना है तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है राइज करने के लिए। इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान, भारतीय संविधान, सबको राइट टू लाइफ गारंटी करता है। जब हम राइट टू लाइफ मतलब जीने का हक, जब आप सबको वो लागू है तो उसमें बट ऑब्वियस है कि आपको पर्यावरण, सेफ पर्यावरण, प्रदूषण फ्री पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। उसके बिना राइट टू लाइफ वायलेट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक पैरामीटर बन जाता है कि आज की डेट में भारत राइज कर रहा है कि नहीं राइज कर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से आज की डेट में ये आज भारत राइजिंग सेमिनार में आज का विषय में चर्चा हो रहा है। अब मैं अगर पर्यावरण में कानून की बात करूं, बिकॉज आज कानून भी, पर्यावरण को कानून के हिसाब से देखने में, एनालाइज करने में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी हम इसको चेक में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। आज की डेट में आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, आज हम इकोनॉमिक सुपर पावर हैं, इसलिए उसको नज़र में रखते हुए हमें देखना है कि वो इन्वायरमेंट पर्यावरण पर के ऊपर ना है, दोनों एक साथ हैंड बाय हैंड इन हैंड होने चाहिए। अब अगर हम अपने कानून देखें जो पहले से हमें चले आ रहे हैं, कानून 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की स्थापना हुई थी, वो तब से चला आ रहा है। उसमें कानून लिखा हुआ है कि हमें देखना है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखें कि हुआ क्या है तब से, क्या वो एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है सही तरीके से, कोर्टें अपना काम कर रही है नहीं कर रही हैं, वो एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम कह सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं इस एरिया में। आज की डेट में क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखें, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है इन्वायरमेंट के से रिलेटेड। इनफैक्ट गुजरात सरकार, जब मोदी जी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो पहला स्टेट था इंडिया में जिसने डेडिकेटेड डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज पर शुरू किया। और 2014 में जब सरकार आई थी तो उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसको रिक्रिस्टन कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इटसेल्फ स्टेपिंग स्टोन है कि क्लाइमेट चेंज आज की डेट में एक अहम टॉपिक है जो हमें एनालाइज करना पड़ता है फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। अब पहले हमारे पास एक्ट है, जैसे मैंने कहा 86 में एक्ट की स्थापना हुई है, उसके बाद एयर एक्ट की स्थापना हुई है, वाटर एक्ट की स्थापना हुई है, 2006 में पॉलिसी भी आई है एनवायरनमेंट की, 2008 में एक एक्शन प्लान भी आया क्लाइमेट चेंज पर। लेकिन क्या कुछ हुआ है, कब हुआ है, वो भी देखना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ न्यू हुआ है जिस हिसाब से हम चाहते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था पेरिस में। पेरिस समिट हुआ था जहाँ मोदी जी गए थे इंडिया के बिहाफ पर, एंड पेरिस की स्थापना में इंडिया ने खुद सजेशन दिया था कि
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें, जिस पर चर्चा करनी है। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन तब भी इंडिया कोशिश करेगी कि इंडिया पर जो लागू नहीं है, बाइंडिंग नहीं है अपना पोल्यूशन सर्टेन परसेंटेज से कम करने का, ताकि वो इकोनॉमिकली ग्रो सके, तब भी हम कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर सब सुखन की आराम से यहाँ रह सकते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स इंट्रोड्यूस हुआ ताकि बायोफ्यूल्स बायोडीजल और बायो एथेनॉल के साथ ब्लेंड हो। मोदी जी ने पेरिस में बोला कि इंडिया इलेक्ट्रिक पावर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से स्थापित करेगा, 2030 तक कोशिश करेगा कि 40% हमारी पावर तब तक आ जाएगी। इसका था कि मास मूवमेंट ऑफ लाइफ होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल, ताकि राइट टू लाइफ सबको गारंटी हो। इसकी ये संभावना थी। ये सारे सजेशंस इंडिया ने पेरिस में लिए थे। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, अभी इस साल जब मीटिंग हुई थी जो पेरिस में हुई थी पहले, इस साल, अब पिछले साल एंड में हुई थी यूएई में, वहाँ भूपिंदर यादव जी जो इंडिया के करंट एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज की थी वहाँ पर ऑफिशियल कि इंडिया ने अपनी एमिशंस, जो रिडक्शन टारगेट है इंडिया का, इंडिया ने जो 2030 में कम करना था, इंडिया 11 साल अहेड ऑफ शेड्यूल है। और बल्कि इंडिया में कोई बाइंडिंग कमिटमेंट्स का वो भी नहीं है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया ने खुद बोला हम कोशिश करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि वो ताकि सबको क्लीन एनवायरनमेंट मिले। इंडिया 11 साल अहेड है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के रिडक्शन का जो टारगेट उन्होंने कहा हम करेंगे। हर कंट्री को बोला था कि आप इंटरनली आप गोल्स बनाओगे कि आप इतना से कम करोगे। 11 ईयर्स अहेड ऑफ टाइम। इंडिया 9 साल अहेड ऑफ 2030 जो 40% की मैंने बात की थी, इलेक्ट्रिक इंस्टॉल कैपेसिटी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल्स, 9 साल पहले ही इंडिया ने अपना ये टारगेट अचीव कर लिया है। उसके अलावा मोदी जी ने ये सोलर अलायंस, ग्लोबल सोलर अलायंस की स्थापना की है ताकि सोलर पावर पर ध्यान दिया जाए। सोलर पावर, अगर आप सोलर पावर में इन्वेस्ट करोगे, सब्सिडीज इंट्रोड्यूस की हैं गवर्नमेंट ने। अभी G20 की मीटिंग हुई थी जहां इंडिया बहुत ही सक्सेसफुल थी, वहां मोदी जी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी इंट्रोडक्शन करवाया। अलायंस फॉर्म हुई कंट्रीज के बीच में ताकि कोलैबोरेशन हो, बायोफ्यूल्स अडॉप्ट हो जो ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए रिसेंटली ताकि क्लीन एनवायरनमेंट हो सके। क्लीन एनवायरनमेंट मतलब राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब पैरामीटर दैट भारत इज राइजिंग एक्चुअली। पीपल आर हैप्पी, पीपल हैव द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट। फिर सरकार ने एक और चीज की, ग्रीन क्रेडिट का इनिशिएटिव किया ताकि नेचुरल इकोसिस्टम रिवाइव हो। इनफैक्ट मैं मोदी जी का एक कोट कहूंगा, उन्होंने इंग्लिश में कहा था तो माफ करना, मैं कोट एग्जैक्टली कहूंगा जो उन्होंने अभी G20 में कहा था। इट इज टाइम टू टॉक अबाउट ग्रीन क्रेडिट थ्रू विच वी कैन इनिशिएट क्लाइमेट पॉजिटिव एक्शंस। तो सरकार का इनफैक्ट लास्ट कुछ साल में बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रहा है एज फार एज पॉलिसी इज कंसर्न्ड। अब कोर्ट्स के क्या कर रही हैं इस मामले में? एक तो है सरकार पॉलिसीज कर रही हैं, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ये कोर्ट्स की काम होती है। कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है फैसलों के दौरान। कभी कभी लॉज ओवरटर्न भी हो जाते हैं अगर वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। तो इसमें अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं कोर्ट्स का, आप दिल्ली NCR को ले उदाहरण में, NGT जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपहोल्ड किया था, कि
डीजल गाड़ी, क्योंकि डीजल एक बहुत बड़ा एमिटर है पोल्यूशन का, प्रदूषण का, कि एनजीटी ने क्लियरली कहा कि 10 साल से पुरानी गाड़ी रोड पर लागू नहीं हो सकती है। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होने लग गया दिल्ली में, क्योंकि इन्फोर्समेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लोग सोचने लग गए यार हम गाड़ियों का क्या करेंगे, हमारे कुछ बहुत लोग हैं जिनकी गाड़ियां हो सकता है उतनी चली नहीं होंगी, लेकिन तो उसके लिए भी अब सरकार ने क्या की है, सरकार ने स्क्रैप मैकेनिज्म, स्क्रैप पॉलिसी निकाल रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम मिल सकती है रीसेल वैल्यू स्क्रैप पर, क्योंकि अब 10 साल पुरानी है डीजल व्हीकल तो फिर जानी है, पेट्रोल व्हीकल 15 साल। तो ये एक उदाहरण है जहाँ एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिव रोल पे किया है। एनजीटी ने एक और केस में 2018 में बहुत क्लियरली बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंस ऐसे कोई थर्मल पावर प्लांट या पावर प्लांट को नहीं देगी जब तक एमिशन स्टैंडर्ड्स इन चेक है, वाटर कंजम्पशन इन चेक है। तो कोर्ट्स, एनजीटी भी काफ़ी प्रोएक्टिव रही है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज नॉर्म्स। इतना आसान नहीं होता है। मैडम ने इनफैक्ट क्वेश्चन, इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था कि अगर आपको स्थापना करनी है चीज़ों की विलेजेस में तो इसमें लीगैलिटी का क्या असर होता है, कोर्ट्स का क्या अप्रोच होता है। आज की डेट में जब भी इंडस्ट्री स्थापित होती हैं, एक वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उनको जॉइंट विजिट रिपोर्ट्स होती हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की, कंसेंट टू ऑपरेट लेना पड़ता है, कंसेंट टू ऑपरेट, बाकी परमिशन होती हैं जो लेनी पड़ती हैं। तो इतना आसान नहीं होता है लेना। जी हाँ, एक अप्रोच ये होती है कि हम ग्रोइंग सुपर पावर है, अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो फिर हम ग्रो कैसे करेंगे। लेकिन अगर इंडस्ट्री आ रही है, जो बहुत ज़रूरी है, बैलेंस भी करना ज़रूरी है। हमें आज की डेट में भोपाल गैस लीक की तरह कोई स्थिति नहीं चाहिए जहाँ इंडस्ट्री थी वहाँ पर लेकिन तब भी लीक हुई और 1000 के ऊपर लोग की दुर्घटना हुआ था, मौत हुआ था। तो इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, चेक्स एंड बैलेंसेस की ये सर्टन पैरामीटर्स हैं। आज की डेट में इंडस्ट्रीज़, रिवर को अगर आप लीजिए, रिवर पोल्यूशन हो रहा है आजकल, चेक करना बड़ा ज़रूरी है। अफ्लुएंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं पानी में, रिवर्स, वाटर बॉडीज़ में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट में कटिंग ऑफ ट्रीज़, ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है। और एनजीटी इस पर काफ़ी वो फोकस कर रही है। एक और खासियत ग्रीन ट्राइब्यूनल की है कि ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास सुमोटो पावर है। सुमोटो पावर का क्या मतलब हुआ? कल की डेट में अगर आप में से कोई भी एक चिट्ठी लिखे एनजीटी को कि जी मुझे यहाँ पर ये इंडस्ट्री हो रही है बट ये नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, या ये फोटोग्राफ भेज दी कि जी ये वाटर बॉडी है, आप देखिए यहाँ पर पोल्यूशन जा रहा है, या देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री आ गई है रिवर बैंक पर, या किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, तो एनजीटी उस सुमोटो उसकी कॉग्निजेंस लेके कोर्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएट कर सकती है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज़ है हमारे एनजीटी एक्ट में कि सिर्फ किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ता, एनजीटी खुद भी एक्शन ले सकती है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हर इंडस्ट्री को पता है कि वो ऐसे लॉ का पालन बिना करे इंडस्ट्री की स्थापना नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको पता है कि आज की डेट में कंप्लेनेंट को चलो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो, उसको बोल सकते हो अब केस वापस ले लो, कुछ कर कुर के। कोर्ट कह सकती है नहीं, ठीक है, अगर कंप्लेनेंट को केस नहीं फाइल करना है, कंप्लेनेंट हट जाए, इसको एनजीटी सुमोटो इस पर ले लेगी कॉग्निजेंस। तो इसलिए कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट है आज की डेट में पोल्यूशन और इन्वायरमेंट को चेक करने के लिए। अब एक और चीज़ जो सरकार ने इनफैक्ट जब क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई थी 2023 में दिसंबर में यूएई में, क्लाइमेट फाइनेंस की एक बात हुई थी कि हम कैसे इसको फंड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि फंडिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या कोई फंड स्थापित हो जहाँ पर कंट्रीज़ कोलैबोरेट कर से फंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ में अंतर ज़रूर है। तो
इसमें भी इंडिया ने काफ़ी आगे का अप्रोच लिया है। हमारे यहाँ पर एक नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्लान की भी स्थापना हुई है, जहाँ फोकस है कि डेवलपमेंट होए क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इनहेंस हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसका फ़ायदा ये है कि प्रोडक्शन पर भी एम्फोसिस होगी और इससे एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सरकार ऑफ लेट लाई है। आज की डेट में अगर कोई हाईवे, बहुत बार क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कंसर्न एजेंसी वो हाईवेज को टेक ओवर कर रही हैं ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट है हमारे कंट्री में, जहां पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर हो सकता है और कॉम्पेंसेशन मिलता है जो भी ऑक्यूपेंट है उस लैंड का। तो वहां पर भी ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं, सर्टेन ग्रीन बेल्ट्स बन रही हैं, लैंड एक्वायर हो रहा है टू मेक श्योर कि यहाँ ग्रीन पैचेस हैं जहाँ प्लांट एंड ट्रीज अलोंग द हाईवे प्लांट हो, ताकि इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सके क्लाइमेट चेंज में। एंड इसलिए अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो इंडिया बहुत जल्द एक नेशन बन जाएगी, नेशनल हाईवे के साथ नहीं, नेशन विद नेचुरल हाईवे, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट्स अब हो रही हैं। और ये भी एक बहुत गर्व की बात है जो कुछ 2-3 सालों में ये हुआ है। तो इससे मैं अपना कंक्लूड करूंगा। मैं और आप लोगों को बोर नहीं करना चाहूँगा, आप सबने भोजन किया है, और क्योंकि ज़्यादातर जनरल पॉइंट्स मैम ने ऑलरेडी बोले हैं तो मैं वो डुप्लीकेट नहीं करना चाहूँगा, बट जो भी आप लोग के प्रश्न हैं मैडम और मैं खुशी खुशी आंसर करेंगे। थैंक यू। माफ़ करूँगा मैं थोड़ा इंग्लिश बीच में, क्योंकि वो थोड़े लॉ पॉइंट्स थोड़े मुश्किल होते हैं हिंदी में कहना, माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू।